नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस रावण कोचिंग हब पर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चलते हैं नए टॉपिक पर। राजस्थान में मृदा और कृषि के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम सोयल के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थात मृदा के बारे में चर्चा करते हैं। अब आइए देखिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम चर्चा करते हैं मृदा के बारे में। तो राजस्थान में टॉपिक लेते हैं हम मृदा। ठीक है, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जी की पूछ जाती है तो उसमें ध्यान रखना है आपको, मृदा से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले मृदा टॉपिक को पढ़ने से पहले हम मृदा के बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं। देखो, मृदा मृदा का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिट्टी। ठीक है, मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो मिट्टी किसे कहते हैं? पहली बात तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के भूपटल पृथ्वी के भूपटल पर संगठित जो आवरण है, चारों तरफ का जो आवरण है, उसे क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे हमको ध्यान रखना है कि मिट्टी से संबंधित जो भी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है उसको कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। और पेडोलॉजी जैसे जूलॉजी होता है, ज्योग्राफी होता है। ठीक है, उसी प्रकार मृदा संबंधी जो पढ़ाई होती है दोस्तों, मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी की जो पीएच का मान है। ठीक है, अब पीएच क्या होता है? आपने 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि पीएच स्केल का मतलब है कि वायु में हाइड्रोजन की जो सांद्रता मापती है वो किसके द्वारा मापा जाता है? पीएच स्केल के द्वारा। ठीक है, तो विज्ञान में यदि आप पढ़ना चाहेंगे, विज्ञान में क्या होता है कि वायु में हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन क्या मापी जाती है? सांद्रता मापी जाती है। किसके द्वारा? पीएच के द्वारा। ठीक है, वहीं पे ध्यान रखना है कि मिट्टी की पीएच का मान कितना होता है? 6.5 से लेके और 7.5 के बीच। 6.5 से लेके 7.5 के बीच होता है। ठीक है, अब 9वीं क्लास में हमने पढ़ा है पीएच स्केल के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें जो फुटा होता है पीएच स्केल का, उसमें 0 से लेके और 14 तक के मान होते हैं। 0 से लेके और 14 तक क्या होते हैं? मान। ठीक है, और बीच में कितना मान होता है? 7। यदि 0 से लेके और 7 के बीच में, जैसे नींबू है, ठीक है, तो नींबू की पीएच का मान होता है 2.5। जो नींबू होता है उसकी पीएच का मान होता है 2.5, अर्थात ये कैसा है? अम्लीय है। तो 0 से लेकर 7 के बीच में जो भी मान रहेगा उसका मान क्या होगा? अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। ठीक है, और अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू। वहीं पे यदि पूछ लिया जाए कि जैसे हमारा रक्त होता है, तो रक्त होता है हमारा खून, रक्त की पीएच का मान होता है, ब्लड की पीएच का मान होता है 6.7। ठीक है, वहीं पे ध्यान रखना है यदि 7 नंबर पे जैसे जल होता है, तो जल की पीएच का मान कितना होता है? 7। तो ये कैसा है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। और 7 से लेकर 14 के बीच में जिसका मान होता है, ठीक है, 7 से लेकर 14 के बीच में यदि किसी पदार्थ का मान हो तो वो कैसा हो जाएगा? क्षारीय। कैसा हो जाएगा? क्षारीय। और क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इतना ध्यान रखना है कि मृदा की पीएच का मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि मृदा का अध्ययन किसके रूप में किया जाता है? पेडोलॉजी। एक पढ़ाई होती है पेडोलॉजी की, उसमें क्या किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मृदा को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है। तो मृदा को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं अब हम। ठीक है दोस्तों, तो मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो 5 भाग में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अब देखो 5 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो 5 भागों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला भाग वर्टिसोल्स। दूसरा भाग एल्फीसोल्स। और तीसरा भाग है इनसेप्टी सोल्स। और जो चौथा भाग है उसका नाम है एंटीसोल्स। और जो पांचवा भाग है उसका नाम है एरिडोसोल्स।
सोर्स। तो मिट्टी के कितने भाग हैं, 5 भागों में क्या किया गया है, मिट्टी को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो शुरुआत में पढ़ते हैं हम वर्टी सोर्स के बारे में। किसके बारे में, वर्टी सोर्स के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, तो वर्टी सोर्स मिट्टी है वो पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, और हाड़ौती क्षेत्र कौन सा होता है, कोटा, बोरी, बारा, झालावाड़। ठीक है, अर्थात दक्षिण दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भटारी भाग। इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसोस नामक क्या पाई जाती है दोस्तों, मिट्टी पाई जाती है। वर्टिसोस नामक मिट्टी का मतलब है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे काली मिट्टी। दोस्तों कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है अधिक मात्रा में। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जो काली मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी। काली मिट्टी से आपको इतना ध्यान रखना है कि काली मिट्टी में यहाँ पे क्या होती है, कपास। क्या होती है, कपास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये तो क्या आ गया हमारे पास, काली मिट्टी, और ये क्या आ गया हमारे पास, कपास। तो काली मिट्टी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि अधिक आर्द्रता, अधिक आर्द्रता, अधिक आर्द्रता ग्राही मिट्टी है ये। कौन सी मिट्टी है, अधिक आर्द्रता ग्राही, अर्थात इस मिट्टी को पानी की जो मात्रा होती है उसको क्या कर लेती है, सोख लेती है, अर्थात ग्रहण कर लेती है। पानी के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो पानी की मात्रा होती है उसको क्या करती है, काली मिट्टी सोख लेती है पानी की मात्रा को, अर्थात ये अधिक आर्द्रता ग्राही मिट्टी है, कौन सी, काली मिट्टी। ठीक है, वहीं पर आपको ध्यान रखना है, कपास। कपास कहाँ पे होता है, काली मिट्टी में। और कपास को क्या कहते हैं, सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद सोना। ठीक है, इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जब हमने खनिज पढ़ा था। क्या पढ़ा था, खनिज। तो वहां पे हमने एक नाम पढ़ा था, झूठा सोना। झूठा सोना। ठीक है, झूठा सोना, झूठा सोना। तो हमने झूठा सोना पढ़ा था। अब झूठा सोना खनिज, किस खनिज को कहा जाता है, पाइराइटस। पाइराइटस को क्या कहा जाता है, झूठा सोना। वहीं पे हमने इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था कौन सा सोना, हरा सोना। हरा सोना पिछले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, हरा सोना। अब हरा सोना किसको कहा जाता है, जो बांस का पेड़ होता है, बांस का पेड़, उसको क्या कहते हैं, भील क्या कहते हैं, हरा सोना कहते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको इन उपनामों के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो आगे, अब वहीं पे पढ़ते हैं हम कौन सी मिट्टी, एल्फी सोल्ट मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों, एल्फी सोल्ट मिट्टी। ठीक है, तो जो एल्फी सोल्ट मिट्टी है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है पूर्वी मैदानी भाग में। पूर्वी मैदानी भाग। और पूर्वी मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एल्फी सोल्ट। उदाहरण के रूप में हम देखें तो कौन सी मिट्टी यहाँ पे आती है, जलोढ़, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा आती है, कहाँ पे आती है, एल्फी सोल्ट मिट्टी के अंतर्गत। ठीक है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, पूर्वी मैदानी भाग में। अब जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा, ये कहाँ पे पाई जाती है, पूर्वी मैदानी भाग में। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नदियों का बहाव क्षेत्र है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, नदियाँ। ठीक है, नदियाँ पाई जाती है यहाँ पे, कहाँ पे, पूर्वी मैदानी भाग में। इसलिए यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा, जो क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वाधिक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जाम में राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो कौन सी मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, पूर्वी मैदानी भाग में। ठीक है, जैसे दौसा, जयपुर। ठीक है, अब ये कहाँ पाई जाती है, एल्फी सोल्ट मिट्टी का क्या है, ये प्रकार है। वहीं पे आपको ध्यान रखना है, इन सेफ्टी सोल। कौन सी मिट्टी, इन सेफ्टी सोल। अब ये जो मिट्टी है ये पाई जाती है अरावली के पास में, जो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इसके नजदीक, इसके जो किनारे किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन सेफ्टी सोल्स। कौन सी मृदा पाई जाती है, इन सेफ्टी सोल्स। इसका ध्यान रखना आपको। अब देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अरावली का जो विस्तार है वो सर्वाधिक कहाँ पे है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर्वाधिक कहाँ पे, तो आप करना है उदयपुर। सर्वाधिक कहाँ पे, उदयपुर। यदि आपसे न्यूनतम पूछ लिया जाए, न्यूनतम विस्तार पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है, तो करना है आपको कौन सा जिला, अजमेर। कौन सा करना है दोस्तों, अजमेर। ठीक है, अब देखिए हम इन सेफ्टी सोल्ट मृदा के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो इन सेफ्टी सोल्ट मृदा है जो कहाँ पे पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला के किनारे किनारे पाई जाती है। और यहाँ पे कौन सी फसल की जाती है दोस्तों, मक्का।
ठीक है। मक्का नामक जो फसल है वो कहाँ पे की जाती है, अरावली पर्वतमाला के किनारे किनारे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले पढ़ ली कौन सी मिट्टी, वर्टिसोस। और वर्टिसोस जो मिट्टी है वो हार्डोती क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। अब वर्टिसोस जो मिट्टी है उसका उत्पत्ति के बारे में यदि आप पढ़े तो ध्यान रखना है आपको कि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है ना, उसके द्वारा किसका निर्माण हुआ, वर्टिसोस नामक मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद में हमने एर्टिसोस पढ़ी, फिर उसके बाद में इनसेप्टिसोस, और अब पढ़ते हैं हम एंटीसोस। अब जो एंटीसोस मिट्टी है, कौन सी, एंटीसोस, यह मिट्टी पाई जाती है दोस्तों पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी भाग है ना, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है कौन सी मिट्टी, एंटीसोस। अब यहाँ पे क्या पाया जाएगा, मरुस्थल, जैसे रेगिस्तान, क्या पाया जाएगा यहाँ पे, मरुस्थलीय भाग। अब मरुस्थलीय भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एंटीसोस। ठीक है। अगर यदि यहाँ से पूछ लिया जाए आपसे कि जो पश्चिमी राजस्थान में जो एंटीसोस मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये मरुस्थलीय भाग है ये किसका अवशेष है, कई बार एग्जाम आता है, तो किसका अवशेष, टेथिस सागर, टेथिस सागर का अवशेष है। कौन सा भाग, मरुस्थलीय भाग, जो राजस्थान का जो रेगिस्तान है, जो मरुस्थलीय भाग है, वह भाग टेथिस सागर क्या पाया माना जाता है, अवशेष माना जाता है। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान देनी चाहिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ध्यान रखना है आपको एरिडोसोल्स मिट्टी, कौन सी मिट्टी, एरिडोसोल्स मिट्टी। अब एरिडोसोल्स मिट्टी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि पश्चिमी राजस्थान में ये मिट्टी भी, पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु भाग प्रदेश है, ठीक है, उन जिलों में क्या पाई जाती है, एरिडोसोस नामक क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जो शुष्क जलवायु प्रदेश है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एरिडोसोस। ठीक है। अगर आप जिलों के नाम ले, जैसे जालोर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है, वहाँ पे राजसमंद हो गया, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एरिडोसोस नामक क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल मिट्टी से संबंधित कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अगर मिट्टी से संबंधित और कुछ बातें हैं, यदि आपसे पूछी जाएगी
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, कृषि। तो कृषि के क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम प्रकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कृषि के प्रकार। तो यहाँ पे हमको ये बात ध्यान रखनी है कि कृषि के कई प्रकार होते हैं, जैसे झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि, ठीक है। उसी प्रकार एक होता है कृषि वानिकी, कृषि वानिकी, ठीक है। उसी पर होता है जैसे समुच्चय, समुच्चय कृषि। एक होता है जैविक, जैविक कृषि, ठीक है। कई प्रकार होते हैं कृषि के। अब देखिए जैसे हमने सबसे पहले लेते हैं झूमिंग कृषि। कौन सी कृषि, झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि में आती है कौन सी कृषि, स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण, स्थानांतरण कृषि, ठीक है। जिसको हमने पढ़ा है स्थानांतरण कृषि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, दजिया और चिमाता, दजिया और चिमाता, ठीक है। उसी प्रकार दजिया आपको बता दिया मैंने, कहाँ पे जाती है, मैदानों पर, ठीक है ना, मैदानों पर, अर्थात वनों को काट के मैदान पे की जाती है, ठीक है। और चिमाता कहाँ पे जाती है, पहाड़ों पर, पहाड़ों से वनों को काट कर पहाड़ों पे क्या की जाती है, चिमाता की जाती है, कृषि की जाती है, ठीक है। वहीं पे देखिए दोस्तों क्या ध्यान देना है, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का मतलब है जब हम, तो एक और कृषि दोस्तों मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि, मिश्रित, मिश्रित कृषि। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कृषि वानिकी का अर्थ है कि जब हम फसल के साथ, फसल के साथ साथ फल व सब्जी, फल व सब्जी की भी क्या करते हैं दोस्तों, खेती करते हैं। तो वो कौन सी कृषि हो जाती है दोस्तों, वह कृषि वानिकी के प्रकार क्या हो जाती है दोस्तों, कृषि हो जाती है। उसी प्रकार एक होती है समोच्च कृषि। कौन सी कृषि, समोच्च कृषि। अब देखिए दोस्तों समोच्च कृषि में आपको ध्यान देना है, समोच्च कृषि में क्या है कि यह कृषि, यह कृषि होती है, ठीक है, जो किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। तो इसको क्या कहते हैं हम, यह कृषि किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। किस पर, वर्षा पर निर्भर है। उसी प्रकार जो जैविक कृषि होती है, ठीक है। सीधी बात दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, झूमिंग कृषि, कृषि वानिकी, समोच्च कृषि, जैविक कृषि और मिश्रित कृषि। ये क्या है, कृषि के प्रकार है, ठीक है। फिर आपको दूसरी बात क्या ध्यान देनी है आपको कि झूमिंग कृषि स्थानांतरण कृषि का क्या है, एक रूप है। उसी प्रकार यदि फल और सब्जी और फसल हम तीनों एक साथ करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है, कृषि वानिकी के अंतर्गत आती है। और वर्षा पर निर्भर कौन सी कृषि है, समोच्च कृषि, ठीक है। वहीं पर जो आपको इंपोर्टेंट है वो क्या है, जैविक कृषि। वो क्या है, जैविक कृषि। क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ जाता है कि जैविक कृषि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में, कि विश्व में जैविक कृषि कहीं कहाँ पे की जाती है, तो आपको करना है क्यूबा देश में। कौन से देश में, क्यूबा, ठीक है। अगर आपसे भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में जैविक कृषि कहाँ पे की जाती है, तो कहाँ पे की जाती है, सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में की जाती है, ठीक है। यदि आपसे राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में जैविक कृषि कहाँ पे की जाती है, तो आपको करना है डूंगरपुर में। कहाँ पे, डूंगरपुर में, ठीक है। फिर ध्यान रखना है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है, जब भी व्यक्ति, जब भी कोई आम आदमी कृषि के साथ साथ में पशुपालन, ठीक है, कृषि के साथ में पशुपालन भी करता है। क्या करता है, पशुपालन भी करता है। तो वो कौन सी कृषि होती है, मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि, मिश्रित कृषि के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है, एक तो संतरा की मंडी कहाँ पे है, संतरा मंडी। तो संतरा की मंडी कहाँ पे है, संतरा की मंडी का नाम है भवानी मंडी। और भवानी मंडी कहाँ पे है, झालावाड़ में। कहाँ पे है, झालावाड़ में। उसी प्रकार ईसबगोल, ईसबगोल का मतलब है जो गोंद आती है ना, बोले के बबूल के पेड़ में, ठीक है, बबूल के पेड़ में जो गोंद आती है उसको क्या कहते हैं, ईसबगोल। और ईसबगोल की जो मंडी है कहाँ पे है, जालोर में, ठीक है। वही बात है यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहा जाता है, तो उसका नाम है लूणकरणसर, लूणकरणसर,
करणसर कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। लूण करणसर क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर, जिसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। ठीक है, अब राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है? लूण करणसर क्षेत्र है, कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि तो लूणकरण नाम का राजा और हुआ था एक, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कर्ण। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजपूताने का कर्ण किसका कर्ण? राजपूताने का कर्ण यदि पूछ लिया जाए तो करना है राजा राय सिंह। ठीक है, इतिहास में। और कलयुग का कर्ण पूछ लिया जाए तो क्या कहता है? कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? या राजस्थान का कर्ण कहते हैं लूणकरणसर राजा को। वहीं पे ध्यान रखना है लूणकरणसर एक कस्बा भी है जो कहाँ पे है? बीकानेर में, जिसको कहते हैं राजस्थान का राजकोट। और वहां पे क्या है? बीकानेरी नमकीन की क्या होती है? यहाँ पे उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए इंपोर्टेंट बात, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम कृषि में ही। ठीक है, कृषि में क्या है जो इंपोर्टेंट बात है वो आप नोट करके चलना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कृषि के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। कृषि संबंधित क्या होती है? क्रांति भी होती है। क्या होती है? क्रांति। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्रांतियां, जैसे एक होती है हरित क्रांति। हरित क्रांति, ठीक है, जो हरित क्रांति है उसकी यदि हम विश्व में बात करें, विश्व में इसकी शुरुआत किसने की? विश्व में, तो उसका नाम है ई बोरलॉग। ई बोरलॉग नामक व्यक्ति ने विश्व में हरित क्रांति की क्या की? शुरुआत की। क्या की? हरित क्रांति की शुरुआत की। और हरित क्रांति का संबंध वो है गेहूं से। क्यों से है? गेहूं उत्पादन से। किससे है? गेहूं उत्पादन से। किसका संबंध है? हरित क्रांति का। यदि हम भारत में बात करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो ध्यान रखना है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने की। कहाँ पे? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। वहीं पे यदि हम बात करें कि श्वेत क्रांति, एक होती है श्वेत क्रांति, उसका संबंध किससे है? दूध से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से किसका संबंध है? श्वेत क्रांति का। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वो की थी वर्गीज कुरियन। ठीक है, और कहां से की थी? तो आनंदपुरा। कहां से की थी? आनंदपुरा गांव है, और वो कहां पे है? गुजरात में। कहां से की? गुजरात से शुरू की। ठीक है, उसी प्रकार कई क्रांतियां, जैसे रजत क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति थी जो कि अंडा को लेकर हुई थी, उसका संबंध किससे है? अंडे से है। उसी प्रकार गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। ठीक है, उसका संबंध किससे? ये वन लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं जो मिलान वाले। गुलाब क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। झींगा मछली से इसका संबंध है। ठीक है, तो संबंध वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ से क्या आते हैं? क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट बात, कई बातें हैं यहाँ से जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो उनको क्या है? आपको नोट करना है यहाँ पे जो कृषि का जो टॉपिक है। ठीक है, उसमें क्या करना है? जो इंपोर्टेंट फैक्ट है ना, केवल उनको आपको नोट करना है और उनको याद करना है। अब देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य वन रक्षण, ठीक है, जो विभाग था, राज्य वन रक्षण जो विभाग था, ठीक है, वो कब लागू हुआ? तो उसकी अगर आपको डेट पूछ जाती है तो वो करना है 1980 में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि वन संरक्षण या सर्वेक्षण, वन संरक्षण या सर्वेक्षण, वन संरक्षण जो विभाग, ठीक है, उसकी लागू होने की जो डेट है वो करनी है 1980। लेकिन लागू कब होता है? वो 1981 में। 1981 में कहाँ पे बना? देहरादून में बना था। ठीक है, वन संरक्षण विभाग का गठन कहाँ पे किया गया? 1981 में देहरादून में किया गया। वहीं पे आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वन नीति कब लागू हुई, ठीक है, इंपोर्टेंट लाइन है,
वन नीति। तो ध्यान रखना है आपको, जो वन की जो नीति है, वन नीति, वो लागू तो कब हुई थी? 1980 में। कब हो गई? 1980 में क्या हो गई? लागू। ठीक है, भारत में। कहाँ पे? भारत में। लेकिन यदि राजस्थान की बात की जाए, किसकी? राजस्थान की बात की जाए तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो लागू हुई है ना, अब अपडेट है, जो लास्ट अपडेट थी वो थी 2010 की। 2010 में क्या किया गया? वन नीति को क्या किया गया? अपडेट किया गया वापस। ठीक है, तो जो आंकड़े हैं ना राजस्थान के वन नीति के 2010 के, वो आंकड़े क्या कहते हैं? उन आंकड़ों के अनुसार बताया गया था कि राजस्थान में 33% भाग पर, कितने भाग पर? 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए? वन क्षेत्र होना चाहिए, जबकि 65% भाग पर क्या होना चाहिए? पठारी भाग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पठारी भाग होना चाहिए, या मैदानी भाग, सॉरी, कौन सा भाग? मैदानी भाग होना चाहिए। 65% भाग पर मैदानी भाग होना चाहिए, जबकि इंपॉर्टेंट यहां से आपको कि 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अर्थात 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए? राजस्थान में हर जिले में क्या होना चाहिए? हर राज्य में क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। कितना? 33% भाग पर या 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से इंपोर्टेंट लाइन और है कुछ, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ से आपको डेट इंपोर्टेंट है कि वन नीति कब लागू हुई? 1980 में। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट आपको किस प्रकार लाइनें करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको मैंने डेट बताई ना, इसमें क्या है, आप कंफ्यूजन हो गए होगे, तो एक बार हम विस्तार थोड़ा चर्चा करते हैं, एक बार सही तरीके से। एक बार देखिए आप, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम वन नीति, प्रथम वन नीति कब लागू होती है, तब आपको डेट करनी है 1894। ठीक है, यदि यही बात आपसे राजस्थान में पूछ जाती है, किसमें? राजस्थान में कब लागू होती है, तो आपको डेट करनी है 1952 में। ठीक है, यदि आपसे पूछ जाती है भारत, यहाँ पे भारत वन सर्वेक्षण अधिनियम, ठीक है, भारत वन संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब होती है, तो 1980 करनी है, 1980 डेट करनी है। यदि यह करनी है कि यह शुरुआत तो 1980 हुई, लेकिन लागू कब हुआ, तब आपको 1981 करनी है। ठीक है, वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि वहीं पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वन है ना, वन व जंगल, ठीक है, वन नीति या जंगल नीति है। यहाँ पे जैसे वन रिपोर्ट होती है ना, वन नीति, इसको संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखना है आपको 1974 का जो अधिनियम था, 1974 का जो अधिनियम था, कौन सा? 42वां, कौन सा? 42वां जो अधिनियम था 1974 में। ठीक है, उस नियम में जो समवर्ती सूची थी, कौन सी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, वनों को क्या किया गया दोस्तों? शामिल किया गया। ठीक है, तो डेटों को आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यदि आपसे प्रथम वन नीति पूछ जाए, तब आपको करनी है 1894 में। कहाँ पे? इंडिया में। यदि आपसे राजस्थान में पूछा जाए तो कब करना है? 1952। ठीक है, और इसी के अनुसार जो भी मैंने आपको बताया है कि 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है, जंगल होने चाहिए, और 65% भाग पर जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र, उनके ऊपर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है ना, देखो मैदानी भाग पर कितना वन होना चाहिए? 33%, 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरी बात, जो अभी जो 16वीं जो वन रिपोर्ट है, 16वीं जो वन रिपोर्ट है, उसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और जब भी नई वन रिपोर्ट निकलती है तो उसके आंकड़े आपको जरूर याद होने चाहिए। वहां से कई बार क्या क्वेश्चन आता है और किस प्रकार क्वेश्चन आता है, उसको आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं। अब देखिए, 16वीं जो वन रिपोर्ट है वो कब आई? 2019 में। कब आई?
2019 में आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया कि राजस्थान में जो वनों का विस्तार है, वनों का सर्वाधिक विस्तार, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है सर्वाधिक विस्तार वाले जो जिले हैं उनका क्या बताइए, क्रम बताइए, ठीक है। आजकल ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, राजस्थान में वनों का सर्वाधिक विस्तार है, उसका क्या बताइए, क्रम बताइए। तो क्रम कौन सा क्रम है उसको आपको ध्यान रखना है। एक है उदयपुर, सर्वाधिक किसमें, उदयपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद में किसमें है, अलवर में, और उसके बाद में किसमें है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। उसी प्रकार यदि पूछा जाए कि न्यूनतम घटता हुआ क्रम, पीछे से पूछ लेता है कई बार, क्योंकि सबका क्रम तो आप याद नहीं रख सकते, 33 के 33 जिले का क्रम तो आप याद नहीं रख सकते। राजस्थान में वनों का जो सर्वाधिक विस्तार है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसलिए ऊपर के आपको कोई भी 3 जिले याद रखने हैं और नीचे के क्या रखना है, आपको 3 जिले याद रखने हैं। अब न्यूनतम जो विस्तार है वो कहाँ पे है, चूरू, ठीक है। सबसे न्यूनतम कहाँ पे है, वन चूरू में। फिर उसके बाद में उससे बढ़ता हुआ क्रम, चूरू के बाद में हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर, सॉरी जोधपुर है, कहाँ पे है, जोधपुर। ये क्या है, क्रम है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये 16वीं जो वन रिपोर्ट है 2019 की, उसके आधार पर है, ठीक है। शेष आंकड़े ध्यान रखना है आप कि गूगल पे से या कहीं पर से आप क्या करना है, जो वन रिपोर्ट आती है उसके आंकड़े अपनी रफ कॉपी में लिख के आपको याद करना है कि कितने क्षेत्र पर राजस्थान में वन है, ठीक है। वैसे आप जब सड़क परिवहन का जो टॉपिक पढ़ते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ठीक है, वायु परिवहन, जो परिवहन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वो आंकड़े क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वैज्ञानिक नाम। क्या इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। कि खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट है उनके हम क्या पढ़ेंगे, वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आगे, तो बिल्कुल भी क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो कृषि का टॉपिक है ना, यहाँ से क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन कहीं से भी मिल सकता है, क्योंकि कृषि के अंतर्गत क्या है, आपकी वन रिपोर्ट को शामिल किया गया है। अब देखिए कुछ वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वैज्ञानिक नाम। अब देखिए एक बार, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अब देखिए आपको किस किस का वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए खेजड़ी का जो वृक्ष है, ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, जो ऊंट है, ऊंट का भी वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। तीसरी बात, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम भी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, जो मेंडल ने खोज की थी किस पे, मटर पे, तो मटर का जो पेड़ होता है उसका भी आपको वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए। तो खेजड़ी, ऊंट, मनुष्य और मटर, इनका क्या होना चाहिए आपको, वैज्ञानिक नाम कम से कम इनका तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, एक बाय एक। पहले पढ़ते हैं खेजड़ी का वैज्ञानिक। तो अब देखिए दोस्तों, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, प्रोसेपियस, प्रोसेपियस सिनेरिया, प्रोसेपियस सिनेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों खेजड़ी का। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस, कैमेलस डोमेडोरियस, डोमेडेरियस, कैलमस डोमेडेरियस, किसका नाम है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। वहीं पर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सोपेसियंस, होमोसोपेसियंस, इसका वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। वहीं पे जो मटर का वैज्ञानिक नाम है, मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसाम, पाइसाम सटाइवाम, पाइसाम सटाइवाम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, एक खेजड़ी, खेजड़ी हो गया, रोहिड़ा, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान रखना है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला, टेकोमेला
उंडू लता, टेको मेला उंडू लता। कई बार ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन में उंडू लता के स्थान पर उंडू लेरा या उंडू लरा भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक नामों के बारे में चर्चा करते हैं हम। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्रोसेपियस सिनेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। वहीं पर ध्यान रखना, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेडेरियास। वहीं पे आपको मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सोपेसियंस। ठीक है, वहीं पे जो मटर का वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसाम सटाइवाम। और जो रोहिड़ा है, रोहिड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का सागवान। राजस्थान का क्या कहते हैं? सागवान। ठीक है, और ऊंट क्या है? राज्य पशु है। ऊंट क्या है? राज्य पशु। कब लागू हुआ? 2014 में। ठीक है, अब ध्यान रखना, आपको इंपोर्टेंट जो फैक्ट है ना उनके बारे में आपको विस्तार से क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, क्या नहीं रखनी है, उनके बारे में देखो। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा को। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मात्रा में जो सागवान के वृक्ष हैं वो राजस्थान में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखें, जो सीता माता अभ्यारण्य है ना, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? उड़न गिलहरियां। उड़न गिलहरियां पाई जाती है यहाँ पे, उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। और यहाँ पे किसके वृक्ष है? महुआ के वृक्ष भी हैं। महुआ क्या है? महुआ क्या है? वृक्ष है यहाँ पे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो महुआ के वृक्ष हैं उनसे क्या बनती है दोस्तों? देसी शराब। क्या बनती है? देसी शराब बनती है। ठीक है, देसी शराब किसके पत्तों से बनती है? महुआ का जो वृक्ष है ना उसमें क्या, देखो महुआ के वृक्ष है ना उसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों? छिद्र होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। ठीक है, और महुआ का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष से क्या बनती है? देसी शराब बनती है। और इसको जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए तो क्या हो जाएगी दोस्तों? ये शराब अमृत हो जाएगी ना। तो आपको ध्यान रखना है, जो आदिवासी लोग हैं तो आदिवासी लोग महुआ के वृक्ष को क्या मानते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष। देखिए दोस्तों, कल्प वृक्ष हमारा कहाँ पे है? हरियाली अमावस्या के दिन कल्प वृक्ष की हमारे यहाँ पूजा की जाती है, और वो कहाँ पे? अजमेर में है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कल्प वृक्ष के अंदर जो भी हम मन्नत मांगते हैं दोस्तों वो मिल जाती है अक्सर। ठीक है, तो आदिवासी के लिए दोस्तों मन्नत वाला पेड़ कौन सा होगा? महुआ का वृक्ष, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है इनको? अमृत मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, शराब मिल रही है ना यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए महुआ का वृक्ष आ गया ना, उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, यदि आपको तेंदू, एक बात ध्यान रखना, तेंदुआ तो क्या होता है? जानवर। तेंदुआ क्या होता है? जानवर होता है। यहाँ पे तेंदू, तो तेंदू का क्या होता है? वृक्ष। और इससे क्या बनती है दोस्तों? बीड़ियां। जो बीड़ी का बंडल होता है ना, बीड़ी, तो बीड़ी किसके पत्तों से बनती है? तेंदू वृक्ष के पत्तों से बनती है। वहीं पे ध्यान रखना, जो प्लास का पेड़ होता है, प्लास का पेड़ होता है, उसके पत्तों के द्वारा क्या बनती है दोस्तों? पत्तल। जो शादी ब्याह में जो पत्तल बनती है वो किस पेड़ से बनती है? प्लास के पेड़ से बनती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, प्लास जिसको जंगल की क्या कहते हैं? ज्वाला भी कहते हैं, प्लास की जो घास होती है ना। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, एक होती है दोस्तों खस। कौन सी घास होती है? खस घास। और खस होती है ना जो घास का नाम है, और खस घास के द्वारा क्या बनता है दोस्तों? इत्र बनता है। क्या बनता है? इत्र बनता है। ठीक है, जिनको हम देसी भाषा में कहते हैं ना सेंट, तो इत्र कहाँ से बनता है? खस घास के द्वारा। ठीक है, और सर्वप्रथम जो इत्र बना वो कहाँ बना दोस्तों? टोंक में। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी घास पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है सेवन घास। कौन सी घास पाई जाती है? सेवन घास पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वहीं पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अभी हमने कृषि और मिट्टी संबंधी दोनों टॉपिक क्या हो गए दोस्तों? कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मिट्टी से जो टॉपिक था उससे कुछ लाइन है जो छूट गई दोस्तों, तो उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जो मारवाड़ के लोग हैं, कहाँ के लोग दोस्तों? मारवाड़ के लोग। जो मारवाड़ के लोग हैं जो पानी को जो संरक्षण करते थे, पानी का जब संरक्षण करते थे, ठीक है दोस्तों, तो कौन सी विधि अपनाते थे? ताका। कौन सी विधि? ताका। ठीक है, पानी का एक जगह इकट्ठा करना कौन सी विधि कराता है उनके लिए? उनके कहते हैं वो टाका कहते हैं। क्या कहते हैं? टाका। वहीं पर हमारे यहाँ पर जो पानी को इकट्ठा करते हैं वो कौन सी विधि है दोस्तों? जोहड़ विधि है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस पर आपको जाता है कि आगे टाका क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टाका क्या है, तो आपको करना है कि मारवाड़ क्षेत्र में पानी का संरक्षण करने की क्या है? विधि। कौन सी? टाका। वहीं पे जोहड़ क्या है? पानी को संरक्षित करने की विधि क्या है? जोहड़ है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पे? पूर्वी मैदानी भाग में। ठीक है, वहीं पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए
देखो तेंदुआ हो गया, प्लास हो गया, यहाँ पे मारवाड़ हो गया, टाका हो गया, जोहड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर और कोई बात छूट गई हो तो हम आपको लिंक के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हमारा जो मिट्टी और कृषि संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों वो हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में मिलते हैं हम दोस्तों। जितने भी हमारे यहाँ पे योजनाएं हैं, चाहे वो पर्यटन संबंधी योजना हो या फिर कोई भी कृषि संबंधी योजना हो, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे कोई भी योजना हो, ठीक है, पेयजल संबंधी योजना हो, तो सभी योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर हमारा एक टॉपिक है दोस्तों वो ध्यान रखें आप कि काजरी, काजरी क्या है दोस्तों, एक योजना है। ठीक है, काजरी, उसके बाद जोधपुर में क्या है दोस्तों, लागू हुई है। ठीक है, मिट्टी को शुद्ध करने में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक बात और है हमारे, ठीक है, तो मिट्टी संबंधी छूट गई तो उसको ध्यान रख लेना। हमने उसको जो खनिज का जो वीडियो है उसमें मिट्टी संबंधी कुछ बताया है आपको। एक तो जिप्सम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जिप्सम का। ठीक है, दूसरी बात जिप्सम के बाद में राक फास्फेट, राक फास्फेट का इस्तेमाल कब होता है। ठीक है, और एक होता है दोस्तों पायराइटस, पायराइटस, इसका इस्तेमाल कब होता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, खनिज का जो वीडियो था उसमें शुरुआत में आपको बताया था कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, राक फास्फेट का। जबकि आपको ध्यान रखना है मिट्टी में क्षार की मात्रा को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है ना, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, जिंक का, जिंक कार्बोरेट का। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।